गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराए थे आपके, और आज हम आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, रासायनिक संगठन किसे कहते हैं। तो रासायनिक संगठन किसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को रासायनिक संगठन कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, सभी समझते हैं। देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को रासायनिक संगठन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एरो से पहले अभिकारक एक और दो अभिकारक हैं, एक H2 और एक I2। तो इनका जो संख्या है, इनकी यहाँ पर एक H2 है, एक I2 है, तो इनका ये क्या कहलाता है, रासायनिक संगठन कहलाता है। ठीक, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 इनकी क्या कहलाएगी, रासायनिक संगठन कहलाएगी। सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को, अभिकारक 2 हैं, एक H2 और एक I2, तो 2 जो संख्या है आपकी वह रासायनिक संगठन कहलाती है। सभी को समझ में आया होगा। सभी बच्चे यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे, फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन बोला है आपसे, अभिकारक तथा उत्पाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, अभिकारक और उत्पाद को आपको परिभाषित करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, इन दोनों पदार्थों ने भाग लिया अभिक्रिया के अंदर। पहला है आपका, देखिए H2 और I2 दोनों ये अभिकारक हैं, इन दोनों पदार्थों ने भाग लिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, इन दोनों ने भाग लिया, यानी कि अभिक्रिया इन दोनों के बीच में होगी, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, इन दोनों ने अभिक्रिया करी, क्रिया हुई इन दोनों के बीच में, और जो बना पदार्थ वो आपका 2HI। तो बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आपको बताया भी गया है यहाँ पर, एरो से पहले अभिकारक और एरो के बाद उत्पाद। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चों को दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहीं से आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आंसर को। रासायनिक समीकरण में एरो से पहले अभिकारक तथा एरो के बाद उत्पाद लिखे जाते हैं। कैसे बताएंगे आप, आंसर लिखेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक एरो से पहले और उत्पाद एरो के बाद लिखे जाते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, असंतुलित समीकरण क्या है जो संतुलित ना हो। जो संतुलित ना हो वो क्या है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपका पीछे हो चुका है, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं उनमें हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत वियोजन क्या है। तो विद्युत वियोजन आप देखेंगे, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत वियोजन आपकी अभिक्रिया पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, पेज नंबर आपका 9 पर है।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज नंबर 9 पर है आंसर। विद्युत अपघटन और विद्युत वियोजन, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा और देखिए। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत वियोजन, यही आपका आंसर नंबर क्या है, 6 है। ठीक, आपको दिख रहा होगा आंसर नंबर 6, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको आंसर नंबर 6 लिखना है विद एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उपचयन किसे कहते हैं। तो मैं आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, तो वहीं से आपको करना है, यहाँ काट दीजिए, वहीं एक बार आप कर चुके हैं। अपचयन भी आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 है उपचायक किसे कहते हैं, तो पेज नंबर 13 पर है। अपचायक किसे कहते हैं, ये भी पेज नंबर 13 पर है। देख लेते हैं उपचायक और अपचायक, पेज नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। आंसर नंबर 9 है उपचायक और अपचायक। देखिए, उपचायक आपका स्टार्ट होगा यहीं के इसी में, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 9 और यहाँ तक, और आंसर नंबर 10 यहाँ से यहाँ तक, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ वीडियोस के अंदर। आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझा चुका था, सिर्फ आपको यहाँ से आंसर लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके अति लघु समाप्त हो चुके हैं। अब आपके जो क्वेश्चन हैं सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न का, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ अभिक्रियाएं दी हैं और इनके रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला जो दिया हुआ है आपको, जिंक धातु जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड का विलयन तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जिंक धातु है, जिंक धातु का जो सूत्र है वो सूत्र होता है जिंक धातु का ZnS, मतलब जिंक धातु Zn होती है, प्लस इसके बाद इसने बोला आपसे जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपका HCl होता है। जलीय बोला है तो एक्वा लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड का विलयन, जिंक क्लोराइड का विलयन देता है। जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 विलयन देता है तो एक्वा, और हाइड्रोजन गैस देता है तो H2 गैस। बैलेंस कर दीजिए आप, संतुलित कर दीजिए अभिक्रियाओं को। यहाँ पर हाइड्रोजन आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो आप 2 लगा दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, 2 Cl हैं आपके, 2 Cl यहाँ पर हैं, Zn1 है, Zn1 है। तो आपका समीकरण संतुलित हो गया है। पहले आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा है, ये फर्स्ट पार्ट। सभी को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं। सेकंड है आपके पास, जब ठोस मरकरी सेकंड ऑक्साइड को गर्म करते हैं। मरकरी ऑक्साइड है, सेकंड है तो गर्म करते हैं। मरकरी ऑक्साइड सेकंड, देखिए HgO, ये आपका सेकंड रिएक्शन चलेगी। HgO है, गर्म करते हैं तब मरकरी तथा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो द्रव मरकरी आपकी Hg, द्रव बोला है तो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस होती है आपकी O2, तो यहाँ से बैलेंस कर देंगे, 2 लगाएंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2Hg। आपके पास 2 थे ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन 2 आ चुके हैं। ठीक, यही आपको बताया गया है। सेकंड समीकरण भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, इनके लिए समीकरण हमें लिखना है।
पहला दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके। एक तो दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो आपका H2SO4 होता है, और फिर इसने बोला आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है NaOH, और ये आपस में अभिक्रियाएं करेंगे, जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम सल्फेट जो होता है वो Na2SO4 होता है और जल बनाते हैं, तो जल जो होता है वो आपका H2 होता है। समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित कर दीजिए। यहाँ H2 हैं 2, यहाँ पर भी H2 हैं, यहाँ पर Na2 हैं तो 2 Na लगा दीजिए। ठीक है, 2 Na लगा दिया, 2 Na आ चुके हैं। SO4 आपके पास एक था, SO4 एक आ चुका है। अब हाइड्रोजन कितने हैं ये देखते हैं, 2 और 2 4 हैं। यहाँ पर आपके 2 हैं तो 2 यहाँ लगा दीजिए। ऑक्सीजन आपके पास 2 ये रहे, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुके हैं। SO4 था पूरा, तो एक SO4 आ चुका है। समीकरण संतुलित हो चुका है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सेकंड रिएक्शन आपको क्या दी है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड दी है आपको, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। देखिए फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलेगा, फास्फोरस P होता है, क्लोरीन गैस में जलेगा Cl2 होता है। ठीक, जलेगा तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है, यानी कि PCl5। ठीक, तो बैलेंस कर देते हैं आप यहाँ पर, तो 5 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 2 पर देखिए यहाँ 2 लगाने पे क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 Cl आ चुके हैं, 5 दूनी 10 Cl आ चुके हैं, दोनों Cl बराबर, फास्फोरस भी आपके बराबर। तो यही आपकी रिएक्शन थी, संतुलित हो गई है दोनों तरफ से। ठीक, समीकरण बराबर हो चुका है दोनों तरफ से। देखते हैं, यही बता रहा था कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड मतलब Cl। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको कुछ समीकरण दिए हुए हैं, संतुलित करना है। चलिए संतुलित करते जाते हैं, यहीं के यहीं कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए BaOH का होल ट्वाइस HBr, BaBr2 H2। यहाँ पर Br 2 दिए हैं, यहाँ Br आपका 1 दिया है, यहाँ पर Br कितना दिया है 1, और यहाँ दिया है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर किताब आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपको दिया हुआ है BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक, फिर दिया हुआ है HBr, और फिर एरो के बाद आपको जो दिया है, एरो के बाद इसने बोला है आपसे BaBr2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो कर देते हैं, यहाँ पर 2 हैं आपके Br, तो 2 लगा दीजिए। तो 2 हमने लगाया, तो 2 Br हमारे बराबर हो चुके हैं। Ba 1 था, Ba 1 बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन है, तो हम 2 लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन आ चुके हैं, तो रिएक्शन संतुलित हो चुकी है आपकी। ठीक, तो ये आपका पहली समीकरण थी शायद, तो पहली समीकरण आपकी संतुलित हो चुकी है। दूसरी समीकरण देखेंगे, KCN प्लस H2SO4। तो KCN प्लस H2SO4, ठीक, K2SO4 प्लस HCN, K2SO4 प्लस HCN। देखिए इसको भी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ K 2 हैं, यहाँ K 2 लगा दीजिए,
यहाँ 2 साइनाइड हो गए CN, तो 2 यहाँ लगा दीजिए। 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। 2 साइनाइड ग्रुप थे CN, तो 2 CN आपके आ चुके हैं। के यानी कि पोटेशियम 2 थे तो पोटेशियम 2 आ चुके हैं। SO4 1 था तो SO4 पूरा 1 आ चुका है। समीकरण संतुलित हो गया है आपका सेकंड भी। थर्ड इक्वेशन देखेंगे, Al प्लस HCl, Al प्लस HCl एरो AlCl3 प्लस H2, AlCl3 प्लस H2। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ बैलेंस करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 तिया 6 Cl हो गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लगाएंगे तो 6 Cl आपके हो चुके हैं। और 6 H है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन आपके आ चुके हैं। 2Al, तो 2Al आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। तीसरा वाला भी देखिए, 2Al एल्यूमिनियम है, दो एल्यूमिनियम ये रहे आपके। क्लोरीन 6 हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, देखिए 2 तिया 6 Cl हो गए। हाइड्रोजन 6 हैं तो 3H2, तो हाइड्रोजन भी आपके 3 हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है 6 बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब अगला देखते हैं, चौथा जो इक्वेशन दी है आपकी CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 एरो के बाद दिया CO2 प्लस H2O। देखते हैं, बैलेंस कर देते हैं सर, सिंपल रिएक्शन से आप सभी को समझ में आ जाएगी। देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 और 2 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं तो 2 लगा देंगे तो 2O2, तो आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। 4th नंबर का भी समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4th है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। अब सोडियम सल्फेट क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट है। क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है जब, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो BaCl2 होता है। इन दोनों को मिलाया जाएगा तो आपको मालूम है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से कि आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Na जो है Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और Ba इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो BaSO4 तो ये बन गया आपका, ठीक, प्लस Na 2 हैं Cl 2 हैं तो 2NaCl। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है और यही आपसे पूछा था, ये समीकरण आपको लिखना है इसके अंदर। इसके बाद अगला है आपका उपयुक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो संतुलित लिख दी है हमने, बिल्कुल पहला और दूसरा पार्ट दोनों हो चुके हैं। तो क्या होता है, इसने पूछा था क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे इसका ए का, क्या होता है तो लिखिएगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सभी को समझ में आया होगा। आपको क्या लिखना है, क्या होता है जब उसने पूछा था कि सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है, तो बता दीजिएगा कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक। और उस सेकंड पॉइंट के अंदर ये इसका ए पार्ट हो जाएगा आंसर और बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा आपका। ए पार्ट का आंसर ये और बी पार्ट का आंसर ये। संतुलित समीकरण पूछा है उसने लिखने के लिए, क्या पूछा है, उपयुक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। तो समीकरण आपको बी पार्ट के अंदर लिखनी है, ठीक। और ए पार्ट आपका ये है, इसमें बताना है आपको बेरियम सल्फेट का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो ये अभिक्रियाएं मैंने जो आपको लिखवाई हैं, संयोजन और वियोजन, ठीक, तो वो उन अभिक्रियाओं को लिखना है और उदाहरण भी वहीं से लिखने हैं। तो ये आपको यहाँ पर काट देना है, आप पहले ही कर चुके हैं। ऊष्मीय वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर। तो ऊष्मीय वियोजन के अंदर क्या होता है, समझ लीजिए कि ऊष्मा देने पर जब कोई पदार्थ है उसके अंदर अगर ऊष्मा दी जाती है उसे, तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटन हो जाता है उसका, तो वो अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तथा आयनिक वियोजन क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब कोई लवण के जलीय विलयन में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह आयनों में वियोजन हो जाता है, जिसे आयनिक वियोजन कहते हैं। तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन दोनों की लिखनी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, किसी पदार्थ को ऊष्मा दिए जाने पर चलिए मैं लिखता जाता हूँ जिससे आप भी लिखते जाएं। तो आंसर नंबर आपका ये है 6, ठीक। किसी पदार्थ को ऊष्मा दिए जाने पर वह दो या अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो इस वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जबकि किसी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा या विद्युत प्रवाहित करने पर आयनों में वियोजित हो जाता है। तो इसे विद्युत वियोजन या आयनिक वियोजन कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं। अब हमारा पास टॉपिक है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो रासायनिक समीकरण क्या है तो मैंने आपको करा चुका हूँ पहले, तो आप काट सकते हैं। और इससे क्या क्या जानकारी मिलती है तो आप सभी को जानकारी मैंने बताया था कि एरो से पहले अभिकारक और एरो के बाद उत्पाद होते हैं। ठीक, तो ये आप काट दीजिए पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो मैंने आपको करा चुका हूँ। ये कितने प्रकार की होती हैं तो प्रत्येक प्रकार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए, तो सभी को हम समझा चुके हैं, ये भी काट दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान कीजिए कि किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है होता है। पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक, यहाँ पर पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं लिखिए। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। चलिए इसको करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर इस क्वेश्चन के बाद। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है पहला कि H2 और Cl2 है, 2HCl है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको एक विधि बताऊंगा जिसकी सहायता से आप ऑक्सीकरण और अपचयन निकाल सकते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ बता सकते हैं, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये सब आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, उस विधि को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे आप मान के चलिए, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया, आपकी पहली अभिक्रिया ले लेते हैं H2 + Cl2 एरो 2HCl। ठीक, सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऑक्सीडेशन संख्या निकालने का कुछ नियम है, तो यहाँ पर हम नियमों को देख लेते हैं। देखिए क्या नियम होते हैं ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के। जिसकी निकालते हैं उसको x मानते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ON से डिनोट करते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालते हैं उसको x मानते हैं। क्या मानते हैं उसको x मानते हैं। और निम्न की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार है। निम्न की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार है। तो देख लेते हैं किस प्रकार है, याद रखिएगा। आपकी Na सोडियम की, पोटेशियम की, ठीक, और आपकी हाइड्रोजन की, इन सब की +1 होती है। ठीक, FCl और Br और I इन सब की -1 होती है। ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक, और आपका यहाँ पर ठीक इसकी होती है इनकी -2। Ca, Mg इनकी होती है +2। ठीक, और आपका यहाँ पर और कुछ ऐसा यूज़ होगा। Ag की भी +1 होती है। ठीक, Al की आपकी +3 होती है। NO3 की आपकी -1 होती है। Cn की आपकी -1 होती है। बस आपका इसी में काम चल जाएगा। आप सभी को बस ये चीज़ याद होनी चाहिए, किसकी निकालते हैं तो कैसे और किसकी कितनी होती है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है।
कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, एरो से पहले और एरो के बाद। यहाँ पर हम हाइड्रोजन की निकालते हैं तो हाइड्रोजन की निकालेंगे, Cl की निकालते हैं तो Cl की निकालेंगे। दोनों के साथ समीकरण बना लेते हैं। पहले तो H2 के साथ HCl, आगे वाली संख्या से कोई महत्व नहीं, Cl2 के साथ HCl फिर निकालते हैं। यहाँ H2 में H की निकालनी है, H2 में H की निकालनी है, तो H2 में H की निकालेंगे तो 2x = 0, जिसकी निकालते हैं उसको x मानते हैं, तो ये आपका एक समीकरण बन जाता है। तो x = 0 आ जाती है, तो यहाँ पर H की जो आती है 0 आ गई। HCl में यहाँ H की निकाली है तो इधर भी H की निकालेंगे। HCl में H की निकालते हैं तो x प्लस Cl की जो बताई थी मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा सब। Cl की जो थी वो -1 थी, तो यहाँ -1 रख देंगे = 0। ठीक, तो x - 1 = 0, तो x = +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो आई +1 आई। ठीक, बस ये आपको निकालना आ गई तो आप ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ अपने आप बता सकते हैं। यहाँ पर Cl में निकालेंगे Cl की, तो Cl2 की तो देखिए 0 आ जाएगी, कि 2x = 0, तो x = 0। यहाँ Cl की निकालेंगे तो H की होती है +1, मैंने बताया था आपको। तो HCl में देखिए आपको Cl की निकालनी है तो H की +1 होती है, प्लस x = 0, तो x = -1, यहाँ -1 आ जाएगी। अब बस इतनी चीज़ें निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस ये चीज़ देखनी है किधर वृद्धि और किधर कमी हो रही है। 0 से +1 पे जा रहे हैं तो वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि, और 0 से -1 पे जाते हैं तो कमी होती है। अब इतनी सी बात याद रखिएगा कि 0 से +1 पे जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होती है तो अपचायक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, अपचायक पदार्थ होता है। ठीक, और जो अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण, यानी कि आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर आपकी कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें कमी होती है वो आपका जो पदार्थ कहलाता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। और ये अभिक्रिया जो कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि पदार्थ किस तरीके से कहलाते हैं और अब अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किस तरीके से कहलाते हैं। इसको हम उपचायक पदार्थ भी बोल सकते हैं, उपचायक पदार्थ। तो समझ लीजिए आप सभी ध्यान से, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि जब होती है ऑक्सीकरण संख्या के अंदर तो अपचायक पदार्थ कहलाता है, अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और कमी होती है तो ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ कहलाता है, और अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो यहाँ पर ये बताना था तो मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर इसने पूछा था, यहाँ पर आपसे इस अभिक्रिया के अंदर पूछा था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान कीजिए किस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर H2 का जो हो रहा है आपको दिख रहा होगा, H2 का इसने बताया क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यही आपको बताना था। ठीक, अभिक्रिया जो होगी वही हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी अभिक्रियाएं करनी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। और आज आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है। ठीक, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।